रानिया ने कभी सोचा भी न था कि वह इस मामले में यूं शामिल हो जाएगी। अब समझ आया कि तनवीर अचानक लगारी हाउस क्यों गया था। उसने कभी ये गुमान नहीं किया था कि लगारी फैमिली इतनी बेशरम निकलेगी कि डॉक्टर अरुण की पोती को धमकी के तौर पर इस्तेमाल करेगी। अब जबकि तनवीर की यह हालत हो गई थी, रानिया दिल से उसकी मदद करना चाहती थी, मगर उसकी कैफियत ऐसी थी कि रानिया का चेहरा जट पड़ गया। उसके दिल में इस तरह की बात का साया हमेशा मौजूद रहा था। उसकी आंतों में तकलीफ़ और शर्मिंदगी की बसी हुई थी। वो किसी तौर तनवीर के साथ ये सब नहीं कर सकती थी। वैसे भी तनवीर की ज़िंदगी में पहले ही बेशुमार औरतें रही थीं। रानिया कैसे यूँ जाहिर कर देती कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। काइडन, क्यों ना आप उसके लिए कोई और उड़र ढूंढ लें। रानिया ने 2 कदम पीछे हटते हुए घबरा कर कहा। काइडन ने बेयकीनी से कहा, मिस एलिज़ा, क्या आपको वाकई ये अंदाज़ा नहीं कि यंग मास्टर लगारी आपके लिए कितने संजीदा है? आपके सिवा उनके दिल में किसी और के लिए जगह ही नहीं। अगर उन्हें फ़र्क ना पड़ता तो आज लगारी हाउस में सिंडी को कामयाब होने देते। आखिर औरत के साथ सोना ही इलाज था, मगर उन्होंने इनकार किया। जब से उन्होंने आपसे मोहब्बत की है, उन्होंने किसी और औरत को हाथ तक नहीं लगाया। मुझे मालूम है आपने पहले यंग मास्टर को हकीर जाना था, मगर वो सब उस वक्त था जब वो आपसे मोहब्बत नहीं करते थे, और आप तो खुद मोंटी के साथ भी रह चुकी हैं। जल्दी में कार्डियन के बाद कुछ सख्त लग रही थी, मगर वो समझता था कि वो सच कह रहा है। रानिया का दिमाग उलझ गया। वो मानती थी कि उसने अभी कुछ ज़्यादा ही कह दिया था, लेकिन वो वाकई डरी हुई थी। उसके दिल पर माजी का साया था। वो अभी भी तनवीर के निकाह में थी। रानिया मर गई थी, इसलिए कभी तलाक का मामला बीच में आया ही नहीं। तनवीर ने कभी दोबारा निकाह का जिक्र नहीं किया और ना ही रानिया ने, लेकिन ये हकीकत थी कि वो कॉलेज के टाइम से तनवीर के निकाह में थी। क्यों ना हम तनवीर को अस्पताल ले जाएं? रानिया ने हिचकिचाते हुए कहा। चाहे अस्पताल भी ले जाएं, इस तकलीफ से फ़ौरन निजात नहीं मिलेगी। और फिर आपको लगता है कि यंग मास्टर लगारे अस्पताल जाना पसंद करेंगे? वो इतने मगरूर हैं, क्या वो बर्दाश्त करेंगे कि दूसरे लोग उन्हें इस हालत में देखें? काइडन ने तल्खी से कहा, आप खुद जाकर देख लीजिए। बाथरूम में तनवीर की कराहें और ज़्यादा शदीद हो रही थी। रानिया ने हिम्मत बांधी और आहिस्ता आहिस्ता बाथरूम के दरवाजे तक पहुंची। अंदर का मंजर देखकर उसकी आंखें हैरत से फैल गई। तनवीर बाथटब में लेटा हुआ था। शावर का पानी उस पर बरस रहा था। उसका खूबसूरत चेहरा तकलीफ से सुर्ख हो चुका था और पेशानी पर रगें उभरी हुई थीं। वो बिल्कुल बरहना था और रानिया ने उस पर मसनूई टांग देखी। ये पहला मौका था जब उसने तनवीर का टूटा हुआ जिस्म अपनी आंखों से देखा। कभी उसके जिस्म सख्त और मजबूत हुआ करता था, मगर अब एक टांग की जगह खाल की रंग की मसनूई अज़ू लगा था। पतलून के बगैर जोड़ साफ और खौफनाक दिख रहा था। रानिया के दिल में एक अजीब सा बोझ उतर आया। पहले वह सख्ती से इनकार कर रही थी, मगर न जाने क्यों उसका वजूद खुद ब खुद अंदर की तरफ बढ़ गया। ये देखकर काइंडन ने मौका गनीमत जाना और आहिस्ता से बेडरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि दोनों को तन्हाई मिल जाए। रानिया, क्या ये तुम हो? क्या मैं ख्वाब देख रहा हूँ? तनवीर पहले ही तकलीफ के नशे में धुंधला चुका था। उसने जैसे ही रानिया को आते देखा, तेज़ी से उठा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। रानिया, मुझे छोड़कर मत जाना। मैं मानता हूँ कि मैंने गलतियाँ की, ऐसी गलतियाँ कि नाकाबिले माफ़ी हैं। ये बिल्कुल फितरी है। अगर तुम सारी ज़िंदगी मुझे माफ़ ना करो, मगर बस इतना काफ़ी है कि मैं तुम्हें देखता रहूं, तुम्हारे पास रह सकूं। मुझे शादी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ सोना नहीं चाहिए। मुझे तुम गंदा समझती हो क्योंकि मैंने बहुत सी औरतों के साथ वक्त गुजारा है। ठीक है, इस ज़िंदगी में मुमकिन नहीं तो अगली ज़िंदगी में। तनवीर का जिस्म आग की तरह दहक रहा था। वो चाहता था कि उसे अपनी हड्डियों में जज्ब कर ले, मगर वो जानता था कि ऐसा करने से रानिया उससे हमेशा के लिए नफरत कर बैठेगी। लेकिन अगर वो कुछ और ना करता तो खुद पर काबू खो बैठता। इसी लम्हे तनवीर ने अचानक रानिया को ज़ोर से धक्का दिया। रानिया बेखबरी में बाथटब के अंदर जा गिरी। वो थोड़ी सी बरहम हुई। पीछे पलट कर देखा तो तनवीर लड़खड़ाता हुआ बाथरूम से बाहर निकल रहा था। उसके दिल में एक बुरी सी आहट जागी। तनवीर, तुम कहाँ जा रहे हो? रानिया घबरा कर उठी और उसके पीछे भागी। उसने देखा कि तनवीर ने कॉफ़ी टेबल पर रखी एक फल काटने की छुरी थाम ली है। रानिया के दिमाग में एक ख्याल बिजली की तरह लपका और एक अनजाना खौफ उसके दिल को जकड़ गया। नहीं, ऐसा मत करो। लेकिन तनवीर अब उसकी आवाज़ सुनने के काबिल नहीं रहा था। उसने छुरी उठाई और अपने ऊपर ही वार कर दिया। तनवीर खुद से नफरत करता था। जो कुछ उसने किया वह हो चुका था और रानिया के दिल में वो नापाक बन चुका था।
अगर ये सब ना होता, क्या रानिया और वो अब भी एक दूसरे के साथ रह सकते थे? क्या वो तीनों एक घराने की तरह साथ रह सकते थे? क्या लिहान उसे हक के साथ अब्बू कह सकता था? हार्बोनिंग में रानिया ने बेइख्तियारी से हाथ आगे बढ़ा दिया। छुरी उसके हाथ पर जरा सा खच होकर लगी, लेकिन फिर भी गोश्त के अंदर जा धंसी। दर्द इतना शदीद था कि रानिया का सांस बंद सा हो गया, मगर शायद इसी सदमे ने उसे कुछ होश में कर दिया। तन्वीर ने नीचे देखा तो रानिया के हाथ की पुश्त पर एक गहरा जख्म था और खून उमड़ उमड़ कर निकल रहा था। रानिया! तन्वीर बड़बड़ा कर काम गया। उसके हाथ से छुरी जमीन पर गिर गई और वो पागलों की तरह चिल्लाया, काइडन, एम्बुलेंस बुलाओ। काइडन दरवाजे पर ही मुंतजिर था। वो ज़्यादा दूर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसने तनवीर की दहाड़ सुनी तो अंदर भागा, मगर वहाँ कोई मशकूक नजर न था। सिर्फ खून की बू फैली हुई थी और तनवीर की टांगों से लेकर रानिया के हाथ तक हर तरफ खून लगा हुआ था। तनवीर रानिया के हाथ को पागलों की तरह पकड़े बैठा था, नदामत और खुद को कोसने में डूबा हुआ, मगर ये भूल गया कि खुद उसका जख्म रानिया से कहीं ज़्यादा गहरा था। ये मंजर देखकर काइडन, जो हमेशा मैदान जंग का आदमी रहा था, 2 लम्हे के लिए भी दंग रह गया। फिर जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल की। एम्बुलेंस फ़ौरन आ गई और दोनों को साथ अस्पताल ले जाया गया। एम्बुलेंस में एक ही डॉक्टर था। तनवीर ने रानिया को उसके सामने धकेल दिया और बोला, पहले इसका खून रोकें। डॉक्टर, मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी, आप पहले इन्हें देखें। रानिया के जहन में छुरी का मंजर बार बार लौट रहा था। वो चाहती थी कि डॉक्टर पहले तनवीर को संभाले। तनवीर ने जिद से कहा, मुझे परवाह नहीं, तुम पहले उसको देखो। रानिया भड़क उठी। तनवीर, के तुम वाकई नामर्द बनना चाहते हो? तनवीर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, वो गंदी चीज़ अगर ना हो तो और भी बेहतर है। रानिया, वो वाकई सोचने लगी कि यह आदमी पागल हो गया है। पहले तो औरत और मर्द के ताल्लुक में वही चीज़ सब कुछ हुआ करती थी, और अब खुद कह रहा है कि उसके बगैर बेहतर है। डॉक्टर भी दंग रह गया। वो खुद भी मर्द था और ये पहली बार था कि उसने किसी आदमी के मुंह से ऐसी बात सुनी। बहरहाल उसने पहले रानिया के हाथ पर पट्टी बांधी, फिर कैंची से तनवीर की पतलून काट डाली। मत देखो। तनवीर ने रानिया की आंखों पर हाथ रखा, डरते हुए कि वो खौफजदा ना हो जाए। तनवीर, अगर तुमने एक बार और हरकत की तो याद रखना, जिंदगी भर तुमसे बात नहीं करूंगी। रानिया की आंखें गुस्से और आंसुओं से लाल हो गईं। वो शायद जख्मों की अहमियत में फ़र्क नहीं कर पा रही थी। उसकी घबराहट देखकर तनवीर के सूखे लबों पर एक कमज़ोर सी मुस्कुराहट आ गई। डॉक्टर, जो उसकी हालत देख रहा था, सोचने लगा कि मरीज़ ने शायद मर्दानगी का आज़ू तो नहीं, लेकिन दिमाग ज़रूर खो चुका है। डॉक्टर, उनकी हालत क्या उम्मीद है? रानिया झुककर तनवीर के जख्म को घबराहट से देख रही थी। डॉक्टर ने कहा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, अंदर की हालत देखने के लिए एक्सरे लेना होगा। फिलहाल पट्टी बांध देता हूँ। जब अस्पताल पहुँचे, दोनों को बेवक्त ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया, क्योंकि दोनों को टांके लगने की ज़रूरत थी। रानिया की हालत कुछ बेहतर थी, महज 3-4 टांके काफ़ी थे, लेकिन टांके लगवाते हुए उसने दिल में मान लिया कि वाकई तनवीर उसकी ज़िंदगी का जुनून है। शायद वो उस दीवाने से कभी जान नहीं छुड़ा पाएगी। तनवीर को ऑपरेशन थिएटर से बेहोश हालत में बाहर निकाला गया था और टांके डालने का काम डीएन डोर्स ने किया। जब डैन एडवर्ड्स को तनवीर की हालत के बारे में मालूम हुआ तो वो फ़ौरन घर से भागा आया। काइडन अंदर आया और डैन एडवर्ड्स ने एक बयान ना की जाने वाली कैफियत के साथ पूछा, तनवीर की चोट का क्या मामला है? वो दोबारा अस्पताल क्यों आया? उसने तो कहा था कि जितना जल्दी मुमकिन हो वो काम पर आ जाएगा। काम पर आने की बात थी। लगता था कि तनवीर को 1 महीना और छुट्टियां लेना पड़ेंगी। रानिया तनवीर की हालत जानने के लिए जाना चाहती थी, मगर जब उसने डैन एडवर्ड्स की बात सुनी तो वो रुक गई और शर्मिंदगी से चेहरा गिरा लिया। कहना मुश्किल था। शायद उसकी वजह ये थी कि उसके पास कोई वजह नहीं थी, और फिर तनवीर ने पागल होकर खुद को छुरा मार लिया। तनवीर ने हिम्मत की और ये कर दिखाया, मगर रानिया के पास उसका मुंह नहीं था कि वो कुछ कह सके। काइडन ने शर्मिंदगी से वजाहत की, ये वही मिस्टर और मिसेस लगारी थे जिन्होंने उसे गंदा खाना खिलाया और सिंडी के साथ सोना चाहा। यंग मास्टर लगारी ने मानने से इनकार किया, मगर बर्दाश्त ना कर सका। इसलिए कोई ताज्जुब की बात नहीं, वो दवा बहुत ज़ोरदार थी। डैन एडवर्ड्स ने कहा, मैंने उसका मैदा धो दिया, वरना कुछ रातों के बाद वो मौत के मुंह में चला जाता। उसके वालिदैन वाकई कुछ भी नहीं, उन्होंने उसकी टांग पहले बर्बाद की और अब वो चाहते हैं कि उनके बेटे की नस्ल ही ख़त्म हो जाए। ये दोनों पागल तो नहीं? हाँ, वाकई ये कुछ चीज़ नहीं है। काइडन ने गुस्से में मुट्ठी चबाई। वो यंग मास्टर लगारी, वो फिर भी नस्ल आगे बढ़ा सकते हैं। डैन एडवर्ड्स ने रानिया को गहराई से देखा। नहीं,
वो वाकई संजीदा जख्मी है, मगर अगर छुरी थोड़ी सी गलत जगह जाकर लग गई होती तो यकीनन आज रात ना मर्द हो चुका होता। रानिया चौंक कर ठहर गई, जैसे मुंजमद हो गई हो। तनवीर जो निस्फ उम्र रोमांस में गुजार चुका था, वाकई बेकार। रानिया हमेशा सोचती रही कि तनवीर गंदा है, मगर इस लम्हे वो वाकई बोलने से कासिर थी। वो खुश भी नहीं थी, उसका दिल भारी था। उसका ख्याल रखो। डैन एडवर्ड्स ने आह भरी। मुझे घर जाकर आराम करना होगा और उसे अपने जिस्म की बेहुरमती करना बंद करना होगा। अगर ये सिलसिला चलता रहा तो ज़िंदगी तो रहेगी, मगर जिस्मानी हालत मज़ीद ख़राब हो जाएगी। वो भी नौजवान है, अभी बहुत वक्त है, कदर करो। शुक्रिया डैन एडवर्ड्स। काइडर ने उसे दवाई लाने भेजा। रानिया तनवीर के साथ ऊपर VIP वार्ड गई। अस्पताल के बिस्तर पर तनवीर का खूबसूरत चेहरा थका हुआ और पीला पड़ा हुआ था। उसका जिस्म कभी मजबूत था, मगर अब वो पतला होता जा रहा था। रानी कुछ देर हिचकिचा के ढकना उठाकर हिम्मत करके कंबल ओढ़ने लगी ताकि वह जख्म देख सके। जैसे ही उसका हाथ उसकी पैंट के निसफ हिस्से को छुआ, तनवीर की कमज़ोर आवाज़ अचानक निकली, रानिया तुम क्या कर रही हो? रानिया शर्मिंदा हुई। हाथ वहीं थम गया जो पैंट पकड़े हुए था, और उसे मालूम नहीं था कि हाथ हटाए या छोड़ दे। कुछ देर बाद उसने उंगलियां छोड़ दी और उसके ऊपर कंबल ढकाने में मदद की। मैं बस तुम्हारी चोट देखना चाहती थी। अगर तुम देखना चाहती हो तो देख लो, मगर डर है तुम्हारा हाथ दुख जाए। तनवीर ने कमज़ोरी से पूछा, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? माफ़ कर दो, मेरी नीयत ये नहीं थी कि तुम्हें चोट पहुँचे। मुझे मालूम है तुमने जानबूझकर नहीं किया। रानी का दिल पेचीदा था। तुमने अपनी जान से ऐसा सलूक क्यों किया? तुम अभी बहुत जवान हो, बाद में तुम्हें पछतावा होगा। हाँ, मुझे पछतावा है। तनवीर ने होंठ किनारे खींचे। मैं इस बात पर पछताता हूँ कि तुम्हें गलती से तकलीफ़ पहुँची। मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ और मैंने तुम्हें खुश करने की हर कोशिश की, फिर भी क्यों मैंने तुम्हें तकलीफ़ दी? रानिया, मैंने कभी तुम्हें कसूरवार नहीं माना, मगर मैं खुद को कसूरवार मानता हूँ। तनवीर ने गमज़दा होकर अपने पतले होंठ हरकत में लाए। अपना हाथ दिखाओ। रानिया की आंखें लर्जी और उसने हाथ थमा दिया। तनवीर ने अपना हाथ उठाया और नरमी से उसकी कलाई पकड़ी। कितने टांके लगे? रानिया ने कहा, 4 टांके लगे हैं। तनवीर को इतनी झुंझलाहट हुई कि दिल चाहा खुद को थप्पड़ मारकर ख़त्म कर दे। अच्छा, अब अफसोस मत करो, रानिया ने उसके दिल के हाल को भांपते हुए हल्की बेबसी के लहजे में कहा। तुमसे मिलने के बाद मुझे तो वैसे कभी चोट नहीं लगी, बस बदनसीबी है। रानिया, तनवीर और भी शर्मिंदा हुआ। इस वक्त वो बस मजलूम बनने की कोशिश कर सकता था। उसका खूबसूरत चेहरा बेहद मासूम दिख रहा था। मैं वादा करता हूँ ये आखिरी बार था। कोई बात नहीं, तुम चाहो तो जितनी बार चाहो खुद को छुरा मार लो, लेकिन मैंने भी तो लाशौरी तौर पर हाथ आगे बढ़ा दिया। रानिया ने तल्खी से मुस्कुरा कर कहा, अगर मुझे मालूम होता कि रोकने के बाद भी नतीजा वही निकलेगा तो बेहतर था हाथ ही ना बढ़ाती। तनवीर का दिल पहले ही जख्मी था, मगर उसके जुमले लाशौरी तौर पर हाथ आगे बढ़ा देना ने दिल को कुछ तस्कीन दी। शायद इसलिए कि तुम्हें भी मेरी परवाह है। ये कहकर तनवीर ने एहतियात से रानिया की तरफ देखा। यकीनन हो सकता है ये सिर्फ तुम्हारी नरमी और भलाई की वजह से हो। तनवीर को इस तरह देखकर रानिया का दिल बोझल हो गया। मुझे खुद नहीं मालूम। तनवीर की आंखों में हल्की सी रोशनी झलकी। वो फ़ौरन रानिया के रवैये की तब्दीली भांप गया और इसी वजह से और ज़्यादा घबरा गया। रानिया, अब जब मैं इस हाल में हूँ, क्या तुम मुझे नापसंद करोगी? यकीनन करूँगी। रानिया ने सर हिला दिया। तनवीर का चेहरा उतर गया। पहले जब वो मुकम्मल था तब भी रानिया उसे नापसंद करती थी, और अब जब वो कुछ खो बैठा है तब भी करती है। और फिर कौन सी बर्दाश्त करेगी कि जवानी ही में बेवजह से ज़िंदगी गुजारे? तनवीर के अचानक बुझे चेहरे को देखकर रानिया ने लंबी सांस ली। क्या तुम समझते हो ये सब कुछ सिर्फ मेरे लिए करना काबिले कदर है? शायद तुमने ये सोचा ही नहीं कि उस चीज़ के बगैर क्या मैं तुम्हें नापसंद नहीं करूँगी। वैसे भी चाहे वह चीज़ हो या ना हो, तुम्हें नापसंद तो हूँ ही, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तनवीर ने धीरे से कहा, ऊपर से चाहे वो हो भी, मगर अगर इस्तेमाल ना हो तो क्या फ़ायदा? रोज़ाना अपने हाथ से सहारा लेना बेहतर है या साफ़ सुथरा रहना? बेहतर है छोड़ ही दिया जाए। रानी ने सुर्ख चेहरे के साथ उसे घूरा, मगर कुछ कहा नहीं। चूँकि तुमने सोच लिया है तो मैं और कुछ नहीं कहूँगी। कुछ देर बाद रानिया ने हाँ में सर हिलाया। तुम्हारी जदोजहद को देखते हुए मैं तुम्हें एक मौका देने को तैयार हूँ। मौका? तनवीर चौंक गया। जैसे उसे एहसास हुआ, खुशी की लहर ने पूरे दिल को अपनी लपेट में ले लिया।
वो फौरन उठ बैठा, आंखों में नाकाबिले यकीन चमक थी। रानिया, तुम्हारे कहे मौके का मतलब है? क्या कर रहे हो? फौरन बैठ जाओ। रानिया ने उसकी बड़ी हरकत देखकर बेबसी से कहा, अभी अभी ऑपरेशन हुआ है, क्या दर्द नहीं हो रहा? रानिया, क्या तुम वाकई मुझसे दोबारा ताल्लुक जोड़ने पर राजी हो? अब तुम मुझे नापसंद नहीं करती। तुम्हारी सबसे गंदी जगह अब ख़त्म हो गई है। अब मैं और किस बात पर तुम्हें नापसंद करूं? रानिया की आंखों में भी बचीदगी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि ज़िंदगी में दोबारा तनवीर से जुड़ने का मौका मिलेगा, लेकिन जब उसने उसे बेदहानी में खुद को ज़ख्मी करते देखा तो दिल ने मानने से इनकार कर दिया कि वो उसे यूं देखे। और अगर दोबारा ताल्लुक़ ना भी होता तो क्या तनवीर उसे छोड़ देता? नहीं, वो तब भी हर रोज़ उसके दरवाजे के सामने रहता। माजी में रानिया ने सोचा था कि उसे खेल समझकर नज़रअंदाज कर सकती है और एक दिन तनवीर हार मान जाएगा, मगर अब उसे अंदाज़ा हुआ कि उसने उसकी ज़िद और अज़म को कम समझा था। अगर रानिया की तकदीर तनवीर से बंधी है तो ठीक है, वही मुकद्दर कबूल कर लेती है। तुम्हें पहले ही कहना चाहिए था, मैं तो कब का उस चीज़ को खो देता, फिर आज तक क्यों इंतज़ार करता? तनवीर के खूबसूरत चेहरे पर बच्चों जैसी मुस्कुराहट थी। रानिया, उसकी बेफिक्री भरे रवैये को देखकर रानिया बिल्कुल लाजवाब हो गई। क्या तनवीर वाकई समझता था कि ये कोई बॉल है जिसके बारे में अगर वो कह दे कि ज़रूरत नहीं तो वो फ़ौरन उसे छोड़ दे? किसी मर्द के लिए ये उम्र भर की शर्मिंदगी होती है, मगर तनवीर के लिए जैसे कोई ख़ास फ़र्क ही ना था। मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हें इतनी परवाह ही नहीं, रानिया ने जानबूझकर कहा। माजी में तुम औरतों को ऐसे बदलते थे जैसे कपड़े बदलते हो, और अब यकदम बदल कर आशिक मिजाज बन गए हो। तनवीर ने रानिया के तंज को बखूबी सुना मगर परवाह न की। रानिया, अगर जवानी में गलत फहमी की वजह से हम जुदा ना होते तो मैं कभी नहीं गिरता और ना ही तुम्हारे लिए इतनी नफरत अपने दिल में रखता। रानिया ने संजीदगी से कहा, अगर तुम मुझ पर भरोसा करते तो गलत फहमी पैदा ही क्यों होती? रानिया, अगर तुम मेरी जगह होती और कोई शख्स मेरी ही लिखाई की नकल करके डायरी लिख देता तो क्या तुम भी गलत ना समझती? तनवीर ने आह भरते हुए कहा, मैंने अब पुराने वक्त को समझ लिया है, उसे कुरेदने की ज़रूरत नहीं। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम जान लो मेरी बेचैनी और गुस्सा दरअसल इस बात से आता था कि मुझे तुम्हारी परवाह थी। चाहे मैं तुमसे कुछ साल बड़ा हूँ मगर फिर भी सुकून नहीं था। शायद तुम ठीक कह रहे हो। रानिया ने हल्की सी सांस ली, जैसे माजी की हवा के हवाले कर दिया हो। उस लम्हे तनवीर के दिल को बड़ी तस्कीन मिली। रानिया, अब तुम जाके आराम करो, आंटी वास्ती का कल ऑपरेशन है और लेवी भी तुम्हें चाहिए। मेरे लिए काइडन काफ़ी है। ठीक है। रानिया को भी मालूम था कि किस चीज़ की अहमियत ज़्यादा है, वो भी बदल चुकी थी। अब तनवीर को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मरकज़ नहीं मानती थी। मैं कल तुम्हें देखने आऊँगी। रानिया ने कंबल उस पर दुरुस्त किया। जब रानिया जाने लगी तो तनवीर ने अचानक उसका हाथ थाम लिया। रानिया, क्या तुम मुझे चूम सकती हो? तनवीर ने लालच से उसके होंठों को घूरा। रानिया ने भवें उठाई और ज़रा सा झुकी। तनवीर की सांसें जैसे थम गईं। वो बेचैनी से देखता रहा कि उसके होंठ करीब आ रहे हैं और जैसे ही इस छूने ही वाले थे रानिया रुक गई। अभी तो मैंने बड़ी मुश्किल से तुम्हें हाँ कहा है और तुम फ़ौरन चूमने का ख्वाब देखने लगे। रानिया ने मुस्कुराकर उसकी खुशफहमी तोड़ दी। तनवीर सख्त हो गया, मगर जैसे ही उसने उसकी आंखों में वही शोखी देखी, उसने तकलीफ सहते हुए खुद को ऊपर उठाया और अपने पतले होंठ उसके होंठों पर रख दिए। वो बोसा नहायत नरम और शीरी था। तनवीर, तुम्हें अपनी सेहत की परवाह नहीं? रानिया फ़ौरन सीधी खड़ी हो गई, उसे घूर कर देखा। तुम्हारे लिए मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। तनवीर हंस पड़ा। अब जाओ। रानिया ने बेबसी से उसे देखा और फिर कमरे से निकल गई। कुछ ही देर बाद काइडन अंदर आया। पहले वो परेशान था कि शायद तनवीर कमज़ोरी के बायस संभल नहीं पाया होगा, मगर उसे खुश देखकर हैरान रह गया। उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी और चेहरे पर खुशी छुपी नहीं थी। यंग मास्टर लगारी, अब ठीक है? काइडन ने बेचैनी से पूछा। उसे लगा शायद ये सब दिमागी जोश है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रानिया ने वादा किया है कि वो मुझसे दोबारा ताल्लुक़ जोड़ेगी। तनवीर ने मुस्कुरा कर कहा। वाकई? काइडन दंग रह गया। उसने सोचा शायद मिस एलिज़ा के दिमाग में कुछ गड़बड़ है। यंग मास्टर लगाए तो वैसे भी पहले जैसे नहीं रहे, मगर फिर भी वो राज़ी हो गई। क्या ये काइडन की ना समझी थी? शायद वो मोहब्बत को नहीं समझता था।
क्योंकि तनवीर और रानिया के बीच अब वो मुकाम आ चुका था जहां जिस्मानी खुशी की कोई अहमियत नहीं रहती। जब रानिया रात गए घर लौटी तो काफ़ी देर हो चुकी थी। वो नैनी के कमरे में जाकर कुछ देर लेवी को देखती रही, मगर जब अपने कमरे में वापस आई तो नींद आंखों से कोसों दूर थी। शायद हाथ के दर्द की वजह से या शायद किसी और बात से। अगली सुबह नाश्ता जल्दी करने के बाद जब रानिया अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर वॉकर पहले ही आंटी वास्ती का ऑपरेशन तैयार कर रहे थे। रानिया के हाथ पर पट्टी बंधी थी जो छुपाई न जा सकी। आंटी वास्ती ने फौरन देख लिया। और यह हाथ को क्या हुआ? ओह, बस जरा सा कट गया था, रानी ने पुरसकून लहजे में वजाहत की। अलीसा, तुम बहुत लापरवाह हो। मैं कैसे चैन से ऑपरेशन करवाऊंगी? आंटी वास्ती ने काफ़ी देर तक प्यार भरी डांट पिलाई और उसके अल्फाज में माँ की बेटी के लिए फिक्रमंदी झलक रही थी। यहाँ तक कि डॉक्टर वॉकर ने उन्हें बेहोशी का इंजेक्शन दिया और ऑपरेशन थिएटर में ले गए। मरीज को अंदर भेजने के बाद डॉक्टर वॉकर ने कपड़े बदले और रानिया के पास आकर मास्टरत ख्वाह लहजे में कहा, माफ़ कीजिएगा, कल रात मेरी नवासी की वजह से यंग मास्टर लकारी को धमकी दी गई। आप फिक्र ना करें, आज का ऑपरेशन मैं खुद करूँगा और आपकी वालदा को जल्द सेहतयाब कर दूँगा। रानिया, शुक्रिया डॉक्टर वॉकर। रानिया बखूबी जानती थी कि वो आमतौर पर ऐसे ऑपरेशन इंटर्न से करवाए जाते हैं और अगर डॉक्टर वॉकर खुद कर रहे हैं तो हर लिहाज से आंटी वास्ती महफूज रहेंगी। ऑपरेशन शुरू होने की कुछ ही देर गुजरी थी कि सबरीन और फरिया वहाँ पहुँच गई। मिलते ही फरिया ने डांटना शुरू कर दिया, रानिया, तुमने बिल्कुल ज़्यादती की है। इतनी बड़ी बात कि आंटी का ऑपरेशन था, तुमने हमें बताया ही नहीं, और ऊपर से तुम्हारा हाथ जख्मी है, ये भी नहीं बताया कि यही दोस्ती है। ये तो बस एक मामूली सा ऑपरेशन है। रानिया उनकी फिक्रमंदी देखकर हैरान हुई। जहाँ तक मेरे हाथ का ताल्लुक है, ये महज कट है और चंद टांके लगे हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन तुम दोनों को कैसे पता चला? सबरीन ने गुस्से से कहा, मेरे शोहर ने सुना कि कल रात तनवीर के साथ कुछ हुआ है। जब मैंने राब्ता किया तो मालूम हुआ कि तुम्हारी वालदा का ऑपरेशन है, तो मैं और फरिया फ़ौरन आ गई। शहजाद ने दूसरी बिल्डिंग में तनवीर से मिलने गया है। सच बताऊं, तनवीर के अस्पताल में दाखिल होने की तादाद कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गई। आखिर इस बार फिर क्या हुआ? रानिया, तूने असल बात का इल्म नहीं था। रानिया को समझ नहीं आ रही थी कि सब कैसे बताए। आखिर मामला बहुत ही शर्मनाक था। फरिया ने पहले ही अपनी कहानी बनाई और तजस्सुस भरी आवाज़ में बोली, हम देख रहे हैं कि तुम्हारा हाथ भी जख्मी है। शायद कल रात तनवीर नशे में था और तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करना चाहता था। तुमने सख्ती से इनकार किया, छुरी उठा ली, फिर तुम दोनों ही जख्मी हो गए। तुम्हारी तख़य्युल बहुत ज़बरदस्त है। रानी हंस पड़ी और खांसी कर बोली, लेकिन ये बात खैर बहुत शर्मिंदा कर देने वाली है। तुम लोगों ने हरगिज़ आगे नहीं फैलानी। मैं वादा करती हूँ किसी को नहीं बताऊंगी। फरिया की आंखें चमक उठी, वह बेहद तजस्सुस में थी। रानिया ने मुख्तसर तौर पर बताया कि तनवीर को धमकी देकर लगाड़ी ख़ानदान के घर बुलाया गया था। फिर झकझकते हुए कहा, मैं बाद में उसे देखने गई, शायद मेरी बातों ने उसे मज़ीद मुश्तल कर दिया। वो नींद बेहोशी में था तो उसने छुरी घुमा दी। मैंने रोकने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो यूँ मेरा हाथ जख्मी हो गया। फरिया बेइंतहा पुरजोश हो गई। काश मैं भी वहाँ होती, कितना ज़बरदस्त मंजर होता। सबरीन का चेहरा सुर्ख हो गया। आखिर तुम्हें वहाँ जाकर क्या मिलता? फरिया, मैंने कभी ऐसा मंजर नहीं देखा कि कोई मर्द मोहब्बत में इतना दीवाना हो जाए कि खुद पर ही छुरी चला दे। आमतौर पर तो मर्द ऐसे मौका पर फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो तनवीर कमाल का है, वो पहले दूसरों पर बेरहम था, अब अपने ऊपर भी इतना ही बेरहम है। सबरीन ने कुछ कहना चाहा, मगर काफ़ी देर बाद भी उसे मानना पड़ा कि फरिया की बात में सच्चाई है। आखिर में सबरीन जैसी औरत भी, जिसने कई जज्बाती तूफान झेले थे, बेख्तियार आग भरी। रानी की मोहब्बत तो बिल्कुल ही पागलपन है। फिर अब क्या होगा? फरिया ने ज़ुबान पर क्लिक दी। वह दोबारा साथ हो गई। अगर सब कुछ ठीक ना हुआ तो इसका मतलब है कि बाकी उम्र कवारी गुजरेगी। हम कुछ नहीं कह सकते। सबरीन ने इजाफा किया, औरतों की भी ज़रूरतें होती हैं और उन्हें पूरा करने की और तरीके हैं। फरिया की आंखें चमक उठीं और वह शौक़ी से सबरीन को देखने लगी। अच्छा, लगता है शहजाद ने भी कुछ और तरीके इख्तियार किए हैं तुम्हें खुश रखने के लिए। फिर तुम शहजाद से कह सकती हो कि तनवीर को भी सिखाए ताकि रानियाँ भी सुकून पा सके। अलबत्ता तनवीर तो इतने तजर्बों से गुजरा है कि शायद शहजाद से ज़्यादा जानता हो। बेतुकीरी मत करो,
सबरीन ने उसे सख्ती से याद दिलाया। ठीक है, फरिया ने फ़ौरन मुंह पर हाथ रखा। वैसे भी शहजाम के माजी में चाहे जितनी भी औरतें रही हों, लेकिन अब वो बाप तो बंद है। जब तक तुम परवाह न करो कोई मसला नहीं। सबरीन। रानिया काफ़ी देर तक खामोशी से उनकी बातें सुनती रही। वो देख रही थी कि गुफ्तगू का रुख कितना निडर होता जा रहा था, मगर शुक्र है आखिरकार बात वापस सीधे रुख पर आ गई, वरना वो तो इन दोनों को जवाब देने के काबिल ही न रहती। रानिया, हाँ मैंने मान लिया है कि दोबारा साथ हो। ओह, तुमने वाकई मान लिया। फरिया को हैरत हुई कि वाकई दिल पिघल गया था। नहीं, रानिया कहना चाहती थी, आदमी के पास 3 टांगें होती हैं, उसने पहले ही 2 खो दी हैं। मुझे डर है अगर मज़ीद ज़िद की तो तीसरी भी चली जाएगी, तब भी वो मुझ पर ही बोझ बनेगा। मेरा ख्याल है मुझे तो उसका ख्याल रखना ही पड़ेगा। ये तो अच्छी दलील है। सबरीन और फरिया बिल्कुल लाजवाब रह गई। बेचारी रानिया। फरिया ने हमदर्दी से उसकी पीठ थपथपाई। तनवीर की नहुसत ने तुम्हें ऐसा जकड़ लिया है जैसे चिपकने वाली मिठाई, जान ही नहीं छोड़ती। छोड़ो, अब जैसा है वैसा ही सही। रानिया ने उदास लहजे में कहा। कभी सोचती हूँ खुदा ने मुझे दोबारा क्यों ज़िंदगी दी, कैसे बदला लेने के लिए, या फिर इसलिए कि मैं और तनवीर एक बार सच्चाई को खुले दिल से तस्लीम कर सकें। सच कहा जाए तो जब रानिया समुंदर में मरी थी तो इसके दिल में मेरा और तनवीर के खिलाफ शदीद नफरत थी। वो समझ ही नहीं पाई थी कि आखिर तनवीर ने उसे इस तरह क्यों सताया, मगर दोबारा जीने के बाद वो सब कुछ समझ गई। इसने दूसरे मर्दों से रिश्ता जोड़ने की भी कोशिश की, मगर नया ताल्लुक शुरू करने की हिम्मत नहीं कर पाई। रानिया, जो भी है तुम्हारे दिल की है, पुरानी बातों को याद ना करो। सबरीन ने उसे समझाया। ज़िंदगी हमेशा आगे बढ़ने के लिए है। रानिया, हाँ। कुछ देर बाद आंटी वासी ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाई गई। ऑपरेशन कामयाब रहा। नीचे की मंजिल पर तनवीर को डॉक्टर वॉकर की कॉल मिली तो इसने सुकून का सांस लिया। साथ खड़े शहजाम को शिकवा किए बगैर न रहा गया। मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं पहचाना, तुम तो मुझसे भी ज़्यादा बेरहम निकले। वाकई सच है कि जितना ज़्यादा जिया जाए उतनी ही नाकाबिले यकीन बातें देखने को मिलती हैं। ओह, मुझे तो एक कदम पहले ही उठा लेना चाहिए था। तनवीर ने खुशी के बावजूद आह भरी। शहजाम सख्ते में आ गया। अब सारी ज़िंदगी के लिए क्या तुम वाकई कबूल कर लोगे? कबूल करने की क्या बात है? अगर किसी औरत को खुश रखना है तो इसके लिए सब ज़रूरी नहीं, तनवीर ने लापरवाही से कहा। शहजाम उसकी बातों से तकरीबन हक्का बक्का रह गया। उसे याद आया कि जब वो खुद सेहत के मसले का शिकार था तो वो डरता था कि कहीं सबरीन उसे छोड़ ना दे, लेकिन ये तनवीर था जो ना सिर्फ पुरअतमाद था बल्कि मुतमईन भी।